गायत्री का देवता सविता। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। इस उपासना से अर्जित प्राण की मात्रा और उसके व्यावहारिक जीवन के उपयोग के आधार पर ही जाति व्यवस्था तक का निर्धारण करने की परंपरा रही है। ब्राह्मी चेतना की समीपता, धारणा, विकास और ब्रह्मचर्य के विस्तार के कारण एक वर्ग को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण का तात्विक अर्थ किसी ब्राह्मण माता पिता से पैदा हुआ नहीं, अपितु ब्राह्मी शक्ति संपन्न व्यक्तित्व माना गया है। कल्पना की गई है कि ऐसे व्यक्तियों में ब्रह्म तेज की बहुलता होती है। यह ब्रह्म तेज और कुछ नहीं, गायत्री उपासना से अर्जित प्रचुर परिमाण में प्राण और उसके फलस्वरूप विकसित हुई मेधा एवं ऋतंभरा प्रज्ञा ही है। यह सुनिश्चित है कि ऐसे व्यक्ति की भावनाएं अत्यधिक आस्तिक, आस्थावादी, विशाल, उदार और परमार्थ परायण होंगी। वह निरंतर धर्म कृत्यों द्वारा मनुष्य जाति को ऊर्ध्वगामी चिंतन और आदर्श नेतृत्व की ओर मोड़े रहता है। इसलिए वह समाज का शिरोमणि, श्रद्धास्पद और सम्मानास्पद ठहराया गया। अगली श्रेणियां क्रमशः इस तत्व की कमी और पार्थिव जीवन के प्रति क्रमशः अधिक आसक्ति के अनुसार निर्धारित हुई है। पर तीनों वर्णों के लिए गायत्री उपासना को अनिवार्य माना गया। जो सामाजिक कर्तव्यों का उपेक्षक और घोर सांसारिक हुआ, उसे अंत्यज कहा गया। यह विशुद्ध वैज्ञानिक समाज व्यवस्था थी, आज भले ही उसका स्वरूप विकृत क्यों न हो गया हो। सामान्यतः यह एकाएक समझ में आने वाली बात नहीं है कि भला मनुष्य की तरह विचारशील चेतन सत्ता बनाने वाली प्राण सत्ता इतनी व्यापक कैसे हो सकती है कि वह वायुमंडल में घुली हुई हो, किंतु विज्ञान ने इस धारणा को पूरी तरह बुद्धि संगत ठहरा दिया। विद्युत वैज्ञानिकों की दृष्टि में पृथ्वी एक चुंबकीय शक्ति से भरा पूरा गोला है। रासायनिक पदार्थों का अस्तित्व अवश्य है, पर उनकी क्षमता, कार्यप्रणाली, परिवर्तन पद्धति, सम्मिश्रण से रूपांतरण की प्रक्रिया जैसी हलचलों के पीछे वह विद्युत शक्ति ही काम करती है, जिसे प्रत्येक पदार्थ का प्राण कहना चाहिए। यदि इसका अपहरण कर लिया जाए तो वस्तु अपनी मौलिक विशेषताएं खो बैठेंगी और मृत तुल्य बन जाएगी। यह तथ्य न केवल वस्तुओं के संबंध में है, अपितु जीवित प्राणियों के संबंध में भी है। जीवन और मृत्यु के बीच अंतर करने वाले तत्व को अध्यात्म की भाषा में प्राण कहा जाता है। भौतिक विज्ञानी उसे बिजली की ही एक किस्म मानते हैं। चुंबक और विद्युत यूं प्रत्यक्षतः दो पृथक पृथक सत्ताएं हैं, पर वे परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है और समय अनुसार एक धारा का दूसरी में परिवर्तन होता रहता है। यदि किसी सर्किट का चुंबकीय क्षेत्र लगाकर बदलते रहा जाए तो बिजली पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार लोहे के टुकड़े पर लपेटे हुए तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबकीय शक्ति संपन्न बन जाएगी। पृथ्वी के इर्द गिर्द एक चुंबकीय वातावरण फैला हुआ है। अकेला गुरुत्वाकर्षण कार्य ही नहीं, उससे और भी कितने ही प्रयोजन पूरे होते हैं। यह चुंबकत्व आखिर आता कहां से है, उसका उद्भव स्रोत कहां है, यह पता लगाने वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह कोई बाहरी अनुदान नहीं, वरन पृथ्वी के गहन अंतराल से निकलने वाला शक्ति प्रवाह है। हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, जापानी परंपराओं में इस बात का प्रतिपादन है कि सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके सोना चाहिए। इसके औचित्य की रिचेनवेक, डुर्विले, क्लोरिक, अब्रावस, रेगनाल्ड लिप्रिस, मूलर आदि अनेक मनःशास्त्रियों ने लंबी खोज की और उसे सही बताया। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि सही और गहरी नींद के लिए उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर मस्तिष्कीय चुंबक का रुख रहना चाहिए।
उत्तर को सिर करके सोना ही ठीक है। डॉक्टर मोरिनेस्को ने अपने प्रयोगों में चुंबकीय उपकरण द्वारा तीसरी वेंट्रिकल को धन ध्रुवीय करके कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। मस्तिष्क को अचेतन करने वाले इंजेक्शनों की तरह ही इस प्रयोग का प्रभाव संभव पाया गया। लोहे के पलंगों की अपेक्षा लकड़ी की चारपाई की, लोहे की छड़ी या टीन की चादर से बने मकानों की अपेक्षा लकड़ी, मिट्टी या फूस के पटाव की अधिक उपयोगिता पाई गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें अधिक उपयुक्त इसलिए पाया गया कि ध्रुवीय विद्युत संचार का आकाशीय विद्युत फेराडेंडेज का आवश्यक संग्रह शरीर में न होने पाए। आवश्यक संग्रह हर चीज का अहितकर होता है। चुंबकत्व की अनावश्यक मात्रा शरीर और मस्तिष्क में ठूंसने वाले लौह उपकरण इस दृष्टि से यदि अनुपयुक्त माने गए हैं तो वह तर्कसंगत ही है। पृथ्वी दृश्य रूप से मिट्टी, पानी, खनिज, वनस्पति आदि का समन्वय दिखती है या सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वह एक विशाल चुंबक ही प्रतीत होती है। मानव शरीर भी यों रक्त, मांस, अस्थि, त्वचा आदि का समूह दिखता है, पर तात्विक दृष्टि से उसे भी एक चलता फिरता सजीव चुंबक ही कहना चाहिए। शरीर का प्रत्येक कोशाणु एक विद्युत इकाई है। जिस तरह पौधे अपने पत्तों द्वारा आकाश से सांस वायु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यह कीटाणु आकाशीय वायुमंडल से फ्रीक्वेंसी खींचते हैं। उन्हीं के आधार पर वे अपना वाइब्रेंट यानी कि कंपन एवं ऑसिलेट यानी कि दोलन क्रम चलाते हैं। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर फिलिप्स आरोलस पैरासेल्सन्स ने कितनी ही बीमारियों का कारण शरीरगत चुंबकत्व की विकृति एवं विशृंखलता को सिद्ध किया है। ऐसे रोग जिनका कारण ठीक से समझ नहीं पा रहे थे और चिकित्सा के अन्य प्रयोगों में असफल रहे थे, डॉक्टर फिलिप्स ने रुग्णता के मूलों में चुंबक की आवश्यक मात्रा पहुंचाकर उन रोगों से मुक्ति दिलाई। चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव जीवाणु क्रिया को नियंत्रित करता है और दक्षिणी ध्रुव शक्ति पोषण की आवश्यकता पूरी करता है। अस्वस्थता को इन दो वर्णों में वर्गीकृत करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुंबक की दोनों धाराओं में से किसका कहां और कितना उपयोग किया जाए। मेडिकल वर्ल्ड न्यूज पत्रिका में शिकागो की बायोमैग्नेटिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए इस संदर्भ के अनुसंधानों का विस्तृत विवरण छपा है। हंगरी निवासी डॉक्टर जीन बारबेथी के प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला है कि विषाणुओं से निपटने और कोषाणुओं की अशक्तता को दूर करने में चुंबक के प्रयोग आश्चर्यजनक रीति से सफल हो रहे हैं। इस चिकित्सा पद्धति का स्वतंत्र नामकरण किया गया है बायोमैग्नेटिक्स। मस्तिष्कीय विकृतियों में साधारणतया औषधियों का उपचार कुछ विशेष कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। मूढ़ता, मंदबुद्धि, आवेश, आदतों की जकड़न से लेकर मृगी और उन्माद तक के औषधि उपचार यों होते तो रहते हैं, पर उनका प्रभाव अति स्वल्प ही देखा जाता है। इस क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, उसका श्रेय विद्युत चिकित्सा को ही है। बिजली के झटके देकर अक्सर सनक और उन्माद का इलाज मानसिक अस्पतालों में किया जाता है और उनमें सफलता भी मिलती है। डॉक्टर के हिलाल ने मस्तिष्कीय मूढ़ता और विकारग्रस्तता के लिए चुंबक का प्रयोग करके यह पाया कि इस माध्यम से उन कोषों को अधिक सुविधा पूर्वक स्पर्श किया जा सकता है जो इस प्रकार की रुग्णता के लिए उत्तरदायी है।